हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12th का प्रश्न पत्र हल करेंगे जो हमारा 346 JX सेट से है। ये 2025 में पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का है। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से। पेपर हल करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 1 का n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट होगा, जो कि हमारा होल है। ठीक है। और खा नंबर देखिए, खा नंबर हमारा है यह फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 4F दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है, क्या लंबाई है ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा u जो है वो हमारा कितना है 4F, जो कि हमारा क्या है माइनस में है। और वस्तु की दूरी यानी ओ कितना है, ओ हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। और उसके बाद में एक सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है I बटे में O बराबर माइनस V/U। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से पहले देखिए, हमें यहाँ पे U पता है और O पता है और भी हमको पता करना है। तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, जो कि है हमारा ये पता करने के लिए। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है। 1/F बराबर 1/V प्लस U का मान कितना है -4 है। ठीक है। तो 1/-4F। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 1/F, और इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/F प्लस 1/4F बराबर 1/V। ठीक है। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और फिर इनका एलसीएम निकालने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 1 और फिर नीचे हो जाएगा 4F बराबर 1/V। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1/V बराबर 5/4F। यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, V बराबर हो जाएगा 4F बटे में 5। ठीक है। V बराबर 4F बटे में 5 देख लीजिए। फिर उसके अंदर हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो ये यहाँ पे हम मान रख देते हैं। I हमको निकालना है, वस्तु का मान 6 है बराबर माइनस भी है जो V का मान 4F बटे में 5, फिर बटे में यहाँ पे क्या मान है, U का मान हमारा -4F है। ठीक है। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा I बटे में 6 बराबर 4F 5 गुणे 4F। ठीक है। ये जो है ये इसके पास चला जाएगा 5 के पास, तो इस तरीके हो जाएगा। अब I बराबर यहाँ से 4F कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला 6 इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6/5। तो I बराबर 1.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 राइट।
गा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इनकी द्विरोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। तो ये अनुपात हमारा 4 ऑप्शन राइट है, रूट में MP/ME। घ नंबर देखिए, घ नंबर में है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगला देखते हैं। इंगा नंबर, निम्न आवेशित कणों को समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, सबसे अधिक बल आरोपित होता है। तो ये हमारा प्रोटॉन पे होता है। दूसरा नंबर सेकंड राइट होगा। और अगला देखेंगे 4 नंबर, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है। तो इसका सिंपल सा है, हेनरी होता है। ऑप्शन 3 इस राइट होगा। अब खंड बा हल करेंगे। खंड बा में दूसरे का क्या है, बूस्टर का नियम क्या है। बूस्टर के नियम के अनुसार जब ज्ञात तरंगदैर्घ्य का अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ की सतह पर आपतित होता है तो वह आपतन कोण पर अधिकतम समतल ध्रुवण का अनुभव करता है, जिसका स्पर्श जाकीले पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये बूस्टर का नियम है। अब खा नंबर देखेंगे, जो कि पूछा गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या लिखना है, मात्रक लिखना है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा बराबर में एम्पियर/मीटर²। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। गा नंबर देखिए, 4 ओम प्रतिरोध तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, 4 ओम प्रतिरोध तार को क्या करता है, एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, व्यास के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो ठीक है, हम इसको हल किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से 4 ओम है, इसको जब हम मोड़ दिए सर्किल में तो 2 ओम इधर हो जाएगा, 2 ओम इधर हो जाएगा, और ये क्या हमारा व्यास है। ठीक है, तो सूत्र पे रखेंगे वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब यहाँ r1 और r2 का मान 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/r बराबर, अब यहाँ पे देखिए इसका हर समान है तो नीचे 2 हो जाएगा, और 1 और 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब दोनों कटेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, r बराबर 1 ओम। तो ये हमारा आंसर है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगला सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है सूक्ष्म तरंगों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। कितने उपयोगों को लिखना है, किन्हीं 2 उपयोगों को लिखना है। तो पहला उपयोग हमारा है रडार प्रणाली में उपयोग किया जाता है। ठीक है, रडार प्रणाली में उपयोग किया जाता है। दूसरा है माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने पर किया जाता है। ठीक है, ये सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है इसमें। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंगा नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारे दूसरे का इंगा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है। तो वाटहीन धारा क्या है, इसको देखिए, इसमें है यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता केवल हो तो परिपथ का प्रतिरोध 0 हो तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है किंतु ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता, तो उसे ही वाटहीन धारा कहते हैं। आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा, और अच्छे से देख लीजिए, वाटहीन धारा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक जिन बच्चों ने वीडियो देख लिया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चार नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको हम हल किए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अल्फा कण जो है 2He⁴ की बंधन ऊर्जा कितना है, 7 MeV। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन है। इसका कुल बंधन ऊर्जा क्या है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, कुल बंधन ऊर्जा क्या है। ठीक है, अल्फा कण का मान हमारा 2 हीलियम है की पावर 4 है, और फिर बंधन ऊर्जा हमारा कितना है, बराबर 7 MeV प्रति न्यूक्लियन है। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन है।
तो अल्फा कण में न्यूक्लियन कितना होगा, अल्फा कण में न्यूक्लियन हमारा कितना होगा, 4 होंगे। देखिए यहाँ पे इसकी पावर 4 है, तो न्यूक्लियन कितना होंगे, 4 होंगे। कुल बंधन ऊर्जा कितना होगा, 4 × 7, ठीक है। तो 7 चौक 28 MeV। दिस इज टू राइट आंसर। खंड सा का तीसरे का नंबर क्वेश्चन करेंगे। गाउस नियम की सहायता से पतले आवेशित गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। बाहर क्या प्राप्त करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा छोटा गोला है, कोई बाहर एक बिंदु है, ये बिंदु हमारा P मान लीजिए, ठीक है। तो इसी पे हम गोला खींचेंगे दूसरा वाला, और ये हमारा स्मॉल r रहेगा इसकी त्रिज्या। अब ये हमारा क्या है, वैद्युत चुंबकीय, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। और ds क्या है, ds हमारा एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। ये दोनों क्या है, समान दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर क्या रहेगा हमारा, 0 अंश। तो यहाँ से गॉस की प्रमेय गॉस की प्रमेय क्या होती है, देखिए ये होता है हमारा समाकलन ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर बराबर Q/ε0। ये क्या है, हमारे आंतरिक गोले के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये जब वेक्टर हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, E इंटू ds cos थीटा बराबर Q/ε0। अब E को हम बाहर कर देते हैं, और ये ds बराबर Q/ε0। अब यहाँ पे जो cos थीटा है उसका मान 0 है, तो cos थीटा का मान 0 है, इसलिए cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पे ds हो जाएगा। आगे देखिए अब यहाँ पे ds का मतलब क्या होता है, ये हमारा एरिया होता है। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया जो होगा हमारा 4πr² हो जाएगा। एरिया का सूत्र कितना होता है, 4πr²। तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr² बराबर Q/ε0। अब E यहीं रहने देते हैं और इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, नीचे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा Q/4πε0r²। अब यहाँ से K बराबर हम लोग क्या जानते हैं, K बराबर हम लोग जानते हैं 1/4πε0। तो अब K के स्थान पे मतलब 1/4πε0 के स्थान पे K रख देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे हम ऐसे इसको अलग कर लेंगे, 1/4πε0 गुणे में क्या हो जाएगा, QR²। अब इतनी की जगह हम क्या रख देंगे, K रख देंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे रखा गया है, E बराबर K इंटू Q/r²। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन, एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 4 वोल्ट प्राप्त होता है। इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव भी हो जाता है। देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट का सूत्र लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं E के बराबर होता है E-W, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, EVC के बराबर होता है, ठीक है। E-W बराबर EVC के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं E का जो मान होता है HC/λ होता है, उसको यहाँ पे रख देंगे, बाकी सब ऐसे रख देंगे। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, निरोध विभव कितना है, 4 वोल्ट प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 EV। फर्स्ट कंडीशन भी ये हो जाएगा,
और दूसरा निरोधी विभव भी हो जाता है। तो ठीक, तो दूसरे कंडीशन में हमारा यहाँ पे जहाँ पे 4 EV है वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ EV हो जाएगा। तो ये देखिए सेकेंड कंडीशन में वही हुआ है, HC बटे यहाँ पे 2 लैम्डा हो गया है माइनस W बराबर EV, सेकेंड कंडीशन। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 EV हो जाएगा। अब यहाँ से ये दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा HC बटे लैम्डा माइनस 2W बराबर 2 EV। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, अब समीकरण हमारा 1 था HC लैम्डा माइनस W, अब ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये वाला लिखेंगे पार्ट, HC लैम्डा माइनस W माइनस 2W। अब यहाँ पे पहला समीकरण देख लेते हैं, नहीं भूल जाएंगे। पहला समीकरण हमारा यही HC बटे लैम्डा माइनस ओमेगा W बराबर 4 EV, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया। अब यहाँ से 4 EV में से माइनस 2 EV कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 EV बचेगा, EV बचेगा। अब यहाँ से HC लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो माइनस है, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हो जाएगा माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा बराबर 2 EV। तो यहाँ से 2W में से एक W जाएगा तो एक W बचेगा, तो ये हो जाएगा बराबर 2 EV। ये हमारा W का मान प्राप्त हुआ। अब HC बटे, अब जहाँ पे लैम्डा था वहाँ पे लैम्डा नॉट कर देंगे बराबर 2 EV, ठीक है। तो यहाँ से हमें लैम्डा का मान प्राप्त करना, 2 EV यही रहेगा। HC का HC ये है बराबर, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट गुणे 2 EV। अब यहाँ से हमें लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा जब निकालेंगे तो ये HC के स्थान HC यही रहेगा, बटे में 2 EV आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा बनेगा लैम्डा नॉट बराबर HC बटे में 2 EV। लैम्डा नॉट का मान प्राप्त हो गया है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों व अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चालक ऐसे ठोसों से पूर्णतः भरे संयोजकता बैंड एवं आंशिक रूप से भरे चालक बैंड में ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, आदि। यह संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित रहते हैं। इस कारण विद्युत का चालन के इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि, ठीक है। ये हमारे क्या है, चालक हैं। अब अर्धचालक देखेंगे। अर्धचालक हमारा है ऐसे ठोसों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल कम, यानी EG कितना होगा, लेस देन 3 EV होता है। अतः बाहरी उत्तेजना जैसे ऊष्मा, प्रकाश आदि के द्वारा इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में उत्तेजित किया जा सकता है। अतः इसमें विद्युत का अल्प चालन होता है, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन आदि। तो ये हमारे 2 आंसर इसके हो गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नतम ऊर्जा अवस्था में स्थित हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन को आवेशित करता है, जो इसे n बराबर 4 के ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित कर देता है। प्रोटॉन की आवृत्ति की गणना कीजिए। तो इसकी आवृत्ति की गणना करना है, तो इसकी मुख्य अवधारणा में देखेंगे। पहले ये चित्र हम बना लेंगे, इसमें से 3, 4, 5 लाइन खींच देंगे और अंत वाली को हम n बराबर 1 मान लेंगे और पहले वाले को n जो हमारा है वो उच्चतम ऊर्जा स्तर है, यानी इसको E2 मान लेंगे। और N1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर
इसको E1 मान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, Hv क्या है, एक प्रोटॉन है जो कि यहाँ भेजा जा रहा है, ये प्रोटॉन है। Hb बराबर हमारा होता है एच म्यू बराबर होता है Hc बटे में लैम्डा, ठीक है। तो आगे इसको ज्ञात करेंगे। डेल E बराबर होता है मॉड में E2 माइनस E1 बराबर एच म्यू बराबर ये एच म्यू हो जाएगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, Hc बटे लैम्डा के, ठीक है। अब आगे देखिए, बोहर मॉडल के अनुसार किसी भी आणविक कक्षा के लिए ऊर्जा, तो बोहर मॉडल के अनुसार किसी भी आणविक कक्षा के लिए ऊर्जा क्या होती है, E बराबर -13.6 और ब्रैकेट में 1/n² EV, ठीक है। इतना होता है मॉडल, बोहर मॉडल के अनुसार आणविक कक्षा के लिए ऊर्जा। अब आगे देखेंगे, आगे ये हमारा हो जाएगा एच म्यू बराबर Hc बटे लैम्डा, किसके बराबर होगा, ये डेल E के बराबर होगा। तो वहाँ पे हम 13.6 देखे थे, तो उसके अंत में जो हमारा n का मान दिया गया था ब्रैकेट में, उसको इस तरीके लिख लेंगे, 1/n², ये निम्न में होगा, माइनस 1/n² ये उच्च में होगा, ठीक है। और n निम्न बराबर हमारा कितना है, 1, और n उच्च बराबर कितना है, 4 है। यहाँ से देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन को आवेशित करता है, ऐसे n बराबर 4 के ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित करता है, ठीक है। n बराबर 4 दिया गया है और n बराबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 1/n² है, हमारा 2n दिया गया है, इसलिए इसको 1 को माइनस कर लेंगे। आगे हम वही लिखे हैं, आगे चलिए समझते हैं। आगे यहाँ पे मान रखेंगे। अब यहाँ पे n निम्न का मान होगा, n² निम्न का मान 1 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, n² यानी उच्च वाले का 4 है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर हो जाएगा 13.6 गुणे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये 16 1 के 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 1 के 1 हो जाएगा बटे में 16, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 15 बटे में 16। अब वही यहाँ पे लिखे हैं 15/16 EV। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो डेल E का मान होगा 12.75 EV होगा, और इसको हम जूल में चेंज कर देंगे। जूल में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12.75 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब यहाँ से हम जानते हैं लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए, यहीं से करेंगे ये दोनों मान से, क्योंकि ये इसी का मान है, तो यहाँ से ये हमारा लैम्डा बराबर हो जाएगा, लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा Hc बटे में डेल E, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, वही हम यहाँ पे लिखे हैं, लैम्डा बराबर Hc बटे डेल E। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। तो Hc का मान कितना है, 6.6 गुणे 10 की घात -34, और C का मान कितना है, 3 गुणे 10 की घात -8। ये हमारा C जो होता है प्रकाश की चाल होता है, जो कि हमारा दिया होता है 3 गुणे 10 की घात 8, और ये 6.6 गुणे 10 की घात -34, ये हमारा H का मान होता है। अब डेल E का मान देखिए, ये हमारा है 12.75 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा लैम्डा का मान इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 की घात -10 है, इसलिए इसको एंगस्ट्रॉम में लिख लेंगे, तो 972.55 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, Hc बटे में लैम्डा बराबर H म्यू,
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, म्यू बराबर सी वाई लैम्डा। ठीक है, सी का मान क्या है, 3 × 10⁸, और लैम्डा का मान कितना आया है, ये आया है, लेकिन ये वाला रख देंगे जो हमारा मीटर में है। तो ये हम रखेंगे तो ये हमारा सेकेंड इन्वर्स में आएगा। उसके बाद में सॉल्व करने पर 0.0031 × 10⁸ सेकेंड इन्वर्स में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा म्यू बराबर हो जाएगा 3 × 1 × 10⁻15 सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। यही हमारा म्यू का मान निकला है। अब हमसे क्वेश्चन में म्यू का मान पूछा गया था। ठीक है, फोटॉन की आवृत्ति की गणना करने के लिए कहा गया था, तो ये हमारी उसकी आवृत्ति की गणना हो गई है। अब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, खंडदा। ठीक है, खंडदा का 4 का 2 क्रॉसित फ्लोराइड ए व बी के बीच एक तीसरा फ्लोराइड सी इस प्रकार से रखते हैं कि उसकी ध्रुवण अक्ष फ्लोराइड ए की ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बनाए। यदि फ्लोराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 हो, तब फ्लोराइड बी से निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किस थीटा कोण के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। चौथे का खा देखिए, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत क्या है। इसका एक स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है। ठीक है, इसका क्या बनाना है, नामांकन चित्र बनाना है। ये देखिए, कोई हमारा अस्थायी चुंबक N और S है। ठीक है, इसका ध्रुव क्या है, N और S है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा नर्म लोहे का एक रोड है, और इसके अंदर में ये जो है, ये हमारा स्प्रिंग है, और ये हमारी क्या है, एक कुंडली है, और ये हमारा चुंबक का क्षेत्र दर्शा रहा है। यहाँ पे हमारा पैमाना है, और ये जो तीर है, ये हमारा संकेतक है। ठीक है, अब इसका सिद्धांत और कार्यविधि देखेंगे। तो सिद्धांत और कार्यविधि देखेंगे। इसमें है, जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली का विक्षेप और उससे जुड़ी स्प्रिंग में ऐंठन आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें ऐंठन आ जाता है। और संतुलन अवस्था में कुंडली पर विक्षेप, संतुलन अवस्था में देखिए क्या होता है, कुंडली पर विक्षेप बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, स्प्रिंग में ऐंठन बल आघूर्ण। तो इसका हो जाएगा, ये बल आघूर्ण इसका ये हो जाएगा NBIA। ठीक है, NBIA, और स्प्रिंग में ऐंठन क्या हो जाएगा, C थीटा। C हमारा क्या है, ऐंठन दृढ़ता गुणांक है। बाकी आप लोग जानते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल है। आगे देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, I निकाल लेंगे। तो I जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा NBA, ये नीचे चला जाएगा, यानी C/में NBA, ये थीटा है इंटू थीटा है। तो यहाँ पे के बराबर होता है C/में NBA, ये धारा मापी नियतांक है। तो के इतने के स्थान पे हम के रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा I बराबर K थीटा। तो यहाँ से के जब हटेगा तो एक के हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा I अनुक्रमानुपाती थीटा। ठीक है, सुग्राह्यता। अब सुग्राह्यता समझेंगे। धारा मापी में एकांक धारा भेजने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को उसकी सुग्राह्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, सुग्राह्यता कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है S बराबर θ/I। ठीक है, थीटा का मान कितना है, थीटा हमारा है, थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं S बराबर θ/I। तो ये बराबर हमारा किसके हो जाएगा, NBA में C के बराबर। S हमारा इसके भी बराबर होगा। तो निर्भरता हमारी क्या हो जाएगी, निर्भरता हो जाएगी S जो है S हमारा जो है अनुक्रमानुपाती है N के, और S अनुक्रमानुपाती है B के, और S अनुक्रमानुपाती है A के, और S अनुक्रमानुपाती है 1/C के। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे हमारा है
धारामापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए आप कुछ तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाना, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाना और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाना और निलंबन तार के ऐंठन नियतांक को कम करना शामिल है। ठीक है, ये जो हमारा है, यहाँ से हम देखिए इसमें क्या करेंगे। इसमें से देखिए जैसे कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और तीव्रता भी बढ़ा सकते हैं और ऐंठन नियतांक क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथे का गा। देखिए, वैद्युत प्रपथ के किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? इस नियम की सहायता से 2 ओम प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। चित्र देखिए, चलिए चित्र देख लीजिए। अब आप आगे उत्तर सॉल्व करेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम, तो इसमें है किसी विद्युत प्रपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? बीज गणितीय योग इसका शून्य होता है। तो ये हो जाएगा समेसन आई बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम चित्र ऐसे बना लेंगे। ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है। इसकी I1 की धारा अंदर की ओर जा रही है, I2 की धारा बाहर की ओर जा रही है और I3 की धारा भी बाहर की ओर जा रही है। I4 की धारा अंदर की ओर और I5 की धारा बाहर की ओर। आप लोगों को ऐसे ही चित्र बनाना है। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। माना किसी संधि O पर मिलने वाली धाराएं I1, I2, I3 और I4 और I5 हैं। I1 और I4 धाराएं संधि में प्रवेश करती हैं तथा I1, I2 और I5 धाराएं संधि से बाहर निकलती हैं। ठीक है, इसमें जो जो बताया गया है सेम वैसे लिखा गया है। तब किरचॉफ के प्रथम नियम से समेसन I बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 हो जाएगा माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इसकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, I1 प्लस I4 एक तरफ कर लेंगे, बराबर में I2 प्लस I3 प्लस I5 एक साइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला हमारा प्लस है, ये वाला प्लस है, इसको एक साइड कर लिए, माइनस वाला 0 के उधर कर लिए। ठीक है, अभी हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1000 फेरों की, ये कौन सा हमारा घा नंबर, चौथे का घा। 1000 फेरों की संख्या समतल कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी n हमारा क्या है, 1000 है। ठीक है, और क्षेत्रफल यानी ए हमारा कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तथा यह 4 गुणे 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। यहाँ से B का मान कितना है, 4 गुणे 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लंबवत रखी गई, इसे 0.1 सेकंड में 180 कोण में घुमाया जाता है। तो कुंडली में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। जब 180 अंश में घुमाया जाता है तो क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल की गणना करनी। यहाँ पे थीटा हमारा क्या है कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि 180 अंश डिग्री पे घुमाया जा रहा है, लंबवत में है। 5 बराबर सूत्र होता है हमारा NBA cos थीटा 1। ठीक है, ये 1 के लिए ज्ञात करेंगे, 2 के लिए अलग से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मान रखेंगे, n का मान हमारा 100 है, b का मान 4 गुणे 10 की घात -4, a हमारा 500 है, cos थीटा 1 का यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी कितने का मान रखेंगे, 0 अंश का। तो 0 अंश का मान हमारा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा 5 का मान आएगा 2 गुणे 10 की घात -2। अब थीटा बराबर 180 अंश रखेंगे। ठीक है, एक बार थीटा बराबर 0 अंश रखे तो एक बार 180 अंश रखेंगे। तो 5 हमारा हो जाएगा NBA cos थीटा, यहाँ पे थीटा 1 नहीं थीटा 2 कर लीजिए क्योंकि थीटा 2 का मान है। तो यहाँ से cos 180 अंश का मान -1 है। तो यहाँ से इतना जो निकाला गया है बस इसी
ऐसे ही सेम रहेगा, बस क्या करना है यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर आगे देखिए एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 5 बटे में डी टी। तो 5 का मान रख देंगे ये वाला और 5 का मान यहाँ पे ये वाला रखेंगे। तो इसको रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये -2 है, -2 हो जाएगा हमारा +4। ठीक है, गुणे 10 की घात -4 और 0.1 है। अब यहाँ से 0.1 है, अगर यहाँ से हम 0.1 हटाते हैं तो यहाँ पे 1 10 और बढ़ जाएगा। तो जब 1 10 और बढ़ जाएगा तो इसमें से 10 की घात -4 में से 1 10 घट जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -3 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय है? एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 120 न्यूटन प्रति कूलाम है तथा इसकी आवृत्ति भी बराबर 50 मेगाहर्ट्ज से ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ये हमारा चौथे का का नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहले क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी B0 ज्ञात करना है। दूसरा वैद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले विस्थापन के बारे में समझेंगे। तो विस्थापन धारा वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यहाँ से E0 हमारा 120 न्यूटन प्रति कूलम, V बराबर हमारा 50 मेगाहर्ट्ज यहाँ से, और फिर ये मेगाहर्ट्ज से इसको हर्ट्ज में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज। अब यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी B0 ज्ञात करना है। तो हम ये सूत्र जानते हैं E0 बराबर C गुणे B0। तो E0 का मान 120 और C हमारा है 3 गुणे 10 की घात 8। ये हमारा क्या होता है? प्रकाश की चाल। इसका मान हमें याद रहता है या दिया हुआ रहता है, और B0 है गुणे B0। तो B0 हमको निकालना है, तो हो जाएगा हमारा 120 गुणे में 3 गुणे 10 की घात 8। यहाँ से 3 से 120 को कैंसिल करेंगे, 40 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात -8 टेस्ला। दूसरा है हमारा, यहाँ से हमें लैम्डा का मान निकालना है। तो लैम्डा बराबर होता है C/V। तो V का मान हमारा दिया गया था 5 गुणे 10 की घात 6, और यहाँ से C हमारा 3 गुणे 10 की घात 8। 10 की घात 8 10 की घात 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 7 एक 2 0 बचेगा। यहाँ पे देखिए V का मान जो हमारा है 50 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे हम 5 लिखे हैं, वहाँ पे 50 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा 2 0 बचा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 बटे में 50। ठीक, अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 से 30 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 बार जाएगा। तो लैम्डा बराबर 6 मीटर। ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वें का नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग से तरंग दैर्घ्य लैम्डा का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता I है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पथांतर λ/4 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश की व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो आवश्यक प्रतिबंध यानी शर्तें हमारी क्या है? नंबर 1, 2 स्रोतों का सुसंगत होना आवश्यक है। दूसरा है दोनों स्रोतों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। तीसरा है दोनों स्रोतों की तीव्रता समान होनी चाहिए। अब आगे हमारा क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ से स्टार्ट है। यंग के क्षेत्र का प्रयोग तरंगदैर्घ्य लैम्डा का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु यानी एक बिंदु पर करना है जहाँ पथांतर क्या है? लैम्डा है, और तीव्रता क्या है? I है, और उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात की जहाँ पथांतर क्या है? λ/4 यानी λ/4 पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हल देखते हैं। हल इसका हो जाएगा I बराबर I1 + I2 + 2I
रूट में I1 I2 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो I1 बराबर I2 है इसको मान लेंगे I0। अब जहाँ पे हमारा I1 I2 है वहाँ पे I0 लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये I0 ये I0 मिलकर 2I0 हो जाएगा, प्लस 2I0 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा I0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा cos थीटा। थीटा क्या है, हमारा कालांतर है। अब यहाँ से I0 क्या है, हमारा आपतित प्रकाश की तीव्रता, पथांतर लैम्डा। अब यहाँ से कालांतर देखिएगा, कालांतर बराबर होता है 2π/λ गुणे पथांतर। पथांतर हमारा लैम्डा है और यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2π। अतः I बराबर 2I0 और ये हो जाएगा हमारा 1 + cos 2π। यहाँ से cos 2π का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2I0 गुणे 2 और ये हमारा गुणा होगा तो ये होगा 2 दूना 4I0। तो ये 4I0 बराबर होगी I के। तो I0 यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा I/4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब पथांतर कितना रखेंगे, λ/4, ठीक है। पथांतर कितना रखेंगे, λ/4। तो कालांतर हमारा ऊपर जो सूत्र दिया गया था इसी पे है 2π/λ। पाई के स्थान पे क्या रख दें, π/4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2π, नीचे में 4 है, 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा π/2। तो अतः I बराबर 2I0 1 + cos π/2, ठीक है। यहाँ पे π/2 यहाँ पे मान रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे cos π/2 का मान 0 है, ठीक है। ये हमारा 0 हो जाएगा और ये बचेगा हमारा I बराबर 2I0। अब 1 से हमारा गुणा होगा तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पे I बराबर 2I0 है। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 का उपयोग करके हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 का उपयोग करके हम लिख सकते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, I0 बराबर I/4। ये हमारा सही समीकरण 1 है। तो I0 के स्थान पे क्या करेंगे, I0 के स्थान पे I/4 रख देंगे। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो बराबर I/2। अतः उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता जहाँ पथांतर λ/4 है वो क्या हो जाएगा, I/2 इकाई है, ठीक है। ये हमारा आंसर था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आंसर इसका ये हो जाएगा, अनुनादी परिपथ जब LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं तो इस प्रकार के पथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं, ठीक है। ये हमारा अनुनादी परिपथ का डिफिनेशन था। अब आगे इसको पढ़िए। अगला क्वेश्चन, LCR श्रेणी अनुनाद परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए, ठीक है। व्यंजक लिखना है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा है LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए प्रतिबंध। तो प्रतिबंध पहले लिख लेते हैं। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि परिपथ में प्रेरकत्व यानी L और संधारिता C के प्रतिघात का मान समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिघात का मान समान होना चाहिए, यानी प्रतिघात का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और धारा अधिकतम होती है, जो कि अनुनाद की स्थिति होती है। अब अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक है। माना C धारिता का एक संधारित्र है। C धारिता का क्या है, एक संधारित्र है और L प्रेरकत्व है। L हमारा क्या है, एक प्रेरकत्व है कि एक कुंडली तथा प्रतिरोध R, प्रतिरोध हमारा क्या है, R है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ωt के श्रेणी क्रम में लगे हैं 6 चित्र। अतः परिपथ प्रतिबाधा V बराबर V0 sin ωt है, ठीक है। ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये बॉक्स आप बना लेंगे। अब आगे हम जानते हैं Z बराबर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे XL की जगह पे क्या करेंगे, XL की जगह पे हम ओमेगा L रख देंगे और
यहाँ पे, और एक्स सी की जगह पे 1/ओमेगा c। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा परिपथ में बहने वाली धारा के बीच कलांतर कितना हो, फाई हो तो यहाँ पे tan फाई बराबर XL माइनस XC/R। ठीक है, अब यहाँ पे XL की जगह की ω/L माइनस XC की जगह 1/ωc/R तथा प्रतिरोध में धारा I बराबर कितना हो, V/Z हो। ठीक है, अब यहाँ से यदि XL बराबर XC यानी क्या हो, दोनों बराबर हो, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0, अर्थात वोल्टेज भी तथा धारा I समान कला में होंगे। इनके बीच का कोण 0 होगा। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा हमारा Z से डिनोट होता है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, R होगा, अर्थात न्यूनतम होगी, तथा धारा क्या हो जाएगी, I बराबर V/R अधिकतम होगी। ऐसी परिपथ का श्रेणी अनुनाद परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे परिपथ को श्रेणी अनुनाद परिपथ कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, XL बराबर XC के हो जाएगा। तो यहाँ से अथवा ω/L बराबर क्या हो जाएगा, 1/ωc। यहाँ से अथवा ओमेगा बराबर 1/√LC तथा इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, F बराबर ω/2π हो जाएगी। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, F बराबर ω/2π। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2π/ω का मान रख देंगे सीधे, तो ये हो जाएगा √LC है। श्रेणी अनुनाद परिपथ में वोल्टेज प्रबंधन प्राप्त होता है, इसलिए इसे वोल्टता अनुनादी भी कहते हैं। यहाँ तक ये आंसर हो गया। गा नंबर क्वेश्चन, द ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा गतिमान कण के संवेग p के बीच ग्राफ बनाइए। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, जिन उनकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के अनुपात की गणना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ग्राफ बनाएंगे पहले, तो ग्राफ हमारा लैम्डा और p के बीच में रहेगा। तो यहाँ से देखिए, डी ब्रॉगली प्रकलन के अनुसार सभी पदार्थ में कण तथा तरंगदैर्घ्य दोनों प्रकृति होता है। तो यहाँ से लैम्डा बराबर h/p होता है, तो ये हमारा अनुक्रमानुपाती होता है 1/p के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p हमारा बढ़ेगा और लैम्डा क्या होगा, घटेगा। तो हमारा कुछ इस प्रकार चित्र बनेगा। और यहाँ से h हमारा क्या है, प्लैंक स्थिरांक है, और p हमारा क्या है, संवेग, और लैम्डा क्या है, कण की तरंगदैर्घ्य है। इस प्रकार के ग्राफ में आयताकार हाइपरबोला कहा जाता है। इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहा जाता है, आयताकार हाइपरबोला कहा जाता है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, बिंदु M द्रव्यमान का कण जो भी वेग से गतिशील है, तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान निम्न होगा। लैम्डा बराबर क्या होगा, h/mv। तो यहाँ पे p का जो वहाँ पे मान था, यहाँ पे ये हमारा देखिए लैम्डा बराबर h/p, p के स्थान पे एम भी रख देंगे, तो यहाँ पे एम भी हो जाएगा। m द्रव्यमान का प्रोटॉन जिसकी गतिज ऊर्जा उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है। तो यहाँ से लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा h, और यहाँ पे p बराबर क्या होता है, यहाँ पे p बराबर हम लिख सकते हैं √2mk। तो यहाँ से 2m1k हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब k के स्थान पे क्या मान लेंगे, k के स्थान पे QV मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m1QV, लैम्डा 1 की मान है। और यहाँ से m2 द्रव्यमान का अल्फा कण जो भी विभवांतर द्वारा त्वरित होकर Q आवेश का चालन करता है, Q0 आवेश का चालन करता है, तब लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा h पूरे का रूट जो है 2m2 Q0 भी हो जाएगा। ठीक है, ये लैम्डा 2 के लिए है। तो यहाँ से 2he⁴ लैम्डा कण के लिए Q0 बराबर क्या हो जाएगा, 2Q, तथा m2 बराबर हमारा हो जाएगा 4m1। तो यहाँ पे हम सीधे मान रख देंगे, m2 के स्थान पे क्या रख देंगे, 4m1, और Q0 के स्थान पे 2Q रख देंगे। वैसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से
समीकरण एक हमारा ये है और दो ये है। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बटे में कर लेंगे। λ1 बटे λ2 बराबर h, मतलब ये पहला समीकरण लिखेंगे और गुणे में जब ये बटे में हो जाएगा ये चीज़ पलट जाएगा तो ये हमारा उल्टा लिख उठेगा। तो यहाँ से एच कैंसिल कर देंगे, एच कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद में ये दोनों हमारा बटे में आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो कटेगा उसको काट लेंगे। काटने के बाद हमारा आ जाएगा बराबर 4 बटे में √2। फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर √2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, जैसे ऐसे हो जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा इतना आएगा। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा 2√2, यही आंसर है, यानी अनुपात हमसे पूछा गया था, ये अनुपात है। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, दो सेलों के वैद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सेलों के इस संयोजन के तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तुल्य विद्युत वाहक बल का। ठीक है, हमारा देखिए R1 R2 समांतर क्रम में है और यहाँ पे क्या है, विद्युत वाहक बल E1 और E2। हमारी परपथ कुछ इस तरीके बनेगा। आगे ये हमारा बीच में लाइन है और इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। ये हमारा VA है और ये VB है। तो यहाँ से हम जानते हैं I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, ये सूत्र हम जानते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, V बराबर VA माइनस VB। ठीक, तो यहाँ पे हमारा VA माइनस VB निकालेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा VA के जगह पे क्या हो जाएगा, VA हमारा E1 हो जाएगा माइनस R1 हो जाएगा। ये हमारे इतने पर पथ के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 निकाल लेंगे। तो I1 बराबर निकालेंगे तो E1 माइनस V बटे में R1। अब ऐसे I2 निकाल लेंगे, I2 निकालेंगे तो हमारा इस वाले के लिए निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा E2 माइनस V बटे में R2। अब I1 बराबर I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो ऊपर समीकरण माने थे I बराबर I1 प्लस I2, उसी में क्या करेंगे, दोनों का मान I1 और I2 का रख देंगे। ठीक है, I1 का मान यहाँ पे रख देंगे, I2 का मान यहाँ पे रख देंगे। उसके अंदर क्या है, R1 E1 बटे R1 लिख देंगे, माइनस में V1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस में V बटे R2। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दोनों एक साइड लिख के यहाँ से क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में अब इन दोनों का क्या करेंगे, त्रिय गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा R2 E1 प्लस, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा R1 E2 बटे में R1 इंटू R2 माइनस भी यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। आगे जो है वो R1 R2 को सॉल्व करने के बाद उसको भी इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा भी ब्रैकेट में R1 प्लस R2 बटे में R1 R2 और बराबर ये हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 R2, ये माइनस I हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो हमारा तुल्य ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ से A से B तक जो है हमारा यहाँ पे R तुल्य है और ये क्या है, E तुल्य है। इतने के बीच की दूरी क्या है, V है। तो यहाँ से हमें V बराबर VA माइनस VB, जो कि हम इसको क्या माने, E तुल्य माने हैं और इसको IR तुल्य माने हैं माइनस में। तो हम पहले E तुल्य, हमसे E तुल्य पूछा गया, E तुल्य ज्ञात कर लेंगे, यानी विद्युत वाहक बल पूछा गया है तो यहीं से हम ज्ञात करेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर भी हमारा यही है और ई वाला पोर्शन ये है और IR वाला ये है। तो ई की तुलना करेंगे, ई तुल्य हमारा यही इतना वाला हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 और बटे में R1 प्लस R2। यही हमारा क्या, विद्युत वाहक बल है, बल का सूत्र है। और इसका करेंगे तो R2 R तुल्य हमारा ये इतना हो जाएगा।
ठीक है, आंसर हमारा यहीं तक है। इनका नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक समान वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाला बल के सूत्र को वेक्टर स्वरूप में लिखिए। केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले कण के पथ की त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कीजिए। कण पर कार्य करने वाले बल के लिए एक नियम होता है, क्या होता है उसको बताना है। चलिए इसका उत्तर देखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, यानी लॉरेंज के नियम से, ठीक है। इसमें हम चित्र कुछ इस तरीके बनाएंगे। ये हमारा बी रहेगा और ये हमारा जेड रहेगा और ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है। यहाँ इतने के बीच में हमारा थीटा कोण रहेगा। बी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और भी हमारा गतिमान आवेश है। और क्यू ये हमारा गतिमान आवेश है। ये हमारा बेग है, भी वेक्टर हमारा बेग है, ठीक है। और इतनी दूरी, इतना कोण हमारा थीटा है। ये इसके बीच में जो बना है ये हमारा लंबवत में गया है। तो इसका देखिए लॉरेंज के नियम से नंबर 1 देखेंगे। इसमें क्या है, गतिमान आवेश के आवेश के कारण लगने वाला बल गतिमान आवेश के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह अनुक्रमानुपाती क्या होगा, क्यों ये आवेश के अनुक्रमानुपाती, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह अनुक्रमानुपाती बी, इसको 2 मान लेंगे। तीसरा, आवेशित कण के वेग v के अनुक्रमानुपाती है। तो यह अनुक्रमानुपाती भी, इसको समीकरण 3। और चौथा, चुंबकीय क्षेत्र और गतिमान आवेश के कण के बीच कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण 1, 2, 3 व 4 के समतुल्य करने पर, यानी समतुल्य करेंगे तो ये चारों समीकरण हमारा कैसा हो जाएगा, एफ अनुक्रमानुपाती क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। ये जो समीकरण है सब एक एफ अकेला ही रह जाएगा, बाकी सब साथ में हो जाएंगे। तो यहाँ से ये जब ये हटेगा तो एक नेतांक आएगा के, ठीक है। एफ बराबर के क्यू भी बी साइन थीटा। अब के बराबर 1 मान लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो वेक्टर स्वरूप में कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर बराबर क्यू भी वेक्टर गुणे बी वेक्टर। आगे जो है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले कण के पथ की त्रिज्या का सूत्र क्या होगा, आर बराबर एम वी बटे में क्यू वी है। जहाँ आर त्रिज्या है, यम कण का द्रव्यमान है, वी कण का वेग है, क्यू कण का आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है, ठीक है। अब खंड या देखेंगे। खंड या में 6वां नंबर क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ से हमारा उत्तर स्टार्ट है, जो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के लिए ये चित्र है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन और अच्छे से रेडी कर लीजिए। अंत तक ये सॉल्यूशन इसका दिए हैं। ओके, ये पूरा हो गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया गया है, अग्रदृश्यिका पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके VI अभिलाक्षणिक ग्राफ बनाकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड। यदि पीएन संधि डायोड के पी भाग का संबंध बैटरी के धन टर्मिनल से और एन भाग का संबंध बैटरी के ऋण टर्मिनल से कर दें तो इसे अग्रदर्शिका अभिनति कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा चित्र है। अग्र विभव भी तथा अग्र धारा आई के बीच ग्राफ है, ठीक है। आप इसे देख लीजिए। उत्तर है गत्यात्मक प्रतिरोध। देखिए, गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध डायोड के VI ग्राफ के ढलान का प्रतिलोम होता है। यह एक निश्चित वोल्टेज बिंदु पर बदलते वोल्टेज और बदलते धारा के अनुपात को दर्शाता है। गत्यात्मक प्रतिरोध RD बराबर होता है 1 बटा और डेल वी बाई डेल आई होता है। तो डेल वी, जहाँ डेल वी हमारा क्या है, वोल्टेज में परिवर्तन और डेल आई धारा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये है, द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, इसके नाभिकीय विखंडन क्रिया, ठीक है। 92 U की पावर 235 प्लस 0 n की पावर 1
फिर ये हमारा है दिया गया है 54 XE की पावर 140 प्लस 38 SR की पावर 94 प्लस 2, फिर यहाँ पे 0 N की पावर 1 प्लस Q में विखंडन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए दिया है। तो देखिए सबका मान यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है AMU में। बस इसी को रख के इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको द्रव्यमान क्षति बतानी है क्या होता है। तो यहाँ से देखिए द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति नाभिक का द्रव्यमान नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के द्रव्यमान से कम हो तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, और इसका हल देख लीजिए। पहले क्वेश्चन उतार लेंगे फिर इसका हल लिखेंगे। यहाँ से डेल एम बराबर होता है, डेल एम बराबर इतना लिखने के बाद ये पोर्शन है इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे जो यहाँ पे दिया गया है मान U का, XE का, SR का, इसका मान जो दिया गया है यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद डेल एम की वैल्यू इतना प्राप्त हो जाएगी 0.22353। ठीक है, AMU में प्राप्त होगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए Q बराबर डेल एम गुणे में 931 होता है। ठीक है, अब यहाँ से डेल एम का मान हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद गुणा कर देंगे, इसका गुणा करने के बाद हमारा कितना आएगा 208 MeV में आएगा आंसर। तो ये रहा हमारा 8वां नंबर आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है एक खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, खगोलीय दूरदर्शी और संरचना है, उसके बाद चित्र है, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है और ये सूत्र हमारा आगे इसका प्रयोग किया गया है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा।